वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य के विकास से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। पिछली वीडियो में भी हमने हिंदी काव्य साहित्य के विकास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वह समझे थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है वो इन्हीं प्रश्नों से आता है, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य। बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य भी हमने पढ़ लिया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी समझे थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख लें, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। और ये वीडियो हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, समझ लेते हैं हिंदी काव्य साहित्य के विकास से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, आलम, बोधा, देव, घनानंद, ठाकुर और बिहारी इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो बच्चों, आलम, बोधा, देव और घनानंद, ठाकुर ये सब रीति मुक्त कवि हैं और रीति मुक्त कवि नहीं हैं। कौन नहीं है बच्चों? बिहारी। तो इसका उत्तर है बिहारी। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो बच्चों, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों भक्ति काल। अच्छी तरह से याद कर लो, भक्ति काल हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? बच्चों, भक्ति काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है भक्ति काल। और भक्ति काल का समय बताइए। भक्ति काल का समय क्या है बच्चों? भक्ति काल का जो समय है वो है 1343 और 1643 ईस्वी तक का जो समय है वो भक्ति काल का समय माना जाता है। याद कर लो बच्चों, 1343 ईस्वी से सन 1643। बच्चों, इसको याद करना बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए जो 13 लिखा हुआ है, ये 13 में 3 जोड़ करके आप 16 बना दीजिए। बाकी की संख्या दोनों की बाद वाली सेम ही है। बस बच्चों, ये 13 और यहाँ पर 16 याद करना। देखिए यहाँ पर 43 और 43 तो एक जैसा ही है, तो आपको याद रहेगा भक्ति काल का जो समय है 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो बच्चों याद कर लो, सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बच्चों, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे। बच्चों, वीडियो को रोक करके आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करिए। अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की काव्य कृति है? तो बच्चों, चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो बच्चों, इसका उत्तर है कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। अगला प्रश्न है, अगे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो बच्चों, इसका उत्तर है 3। अच्छी तरह से याद कर लो, संपादक ये जो सप्तक है ना, सप्तक से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये अच्छी तरह से याद कर लो कि अगे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? कितने हुए? 3। अगला प्रश्न है, एक छायावादोत्तर काल के कवि का नाम बताइए। तो बच्चों, एक छायावादोत्तर कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। अच्छी तरह से याद रख लो, एक कवि का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि छायावादोत्तर कवि का एक कवि का नाम बताइए तो याद कर लेना शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास जो उनकी कृति है वो किस पर आधारित है? मतलब हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है वो किस रस पर आधारित है या किस पर आधारित है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये है विप्रलंभ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार पर ये आधारित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो अच्छी तरह से याद कर लो, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था उर्वशी पर। अब एक प्रश्न बच्चों आपके लिए है, आप इसको कहीं से ढूंढ करके याद करना है कि कौन से ऐसे कवि हैं
जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यह आपके लिए आप होमवर्क समझ लो। आप इसको कहीं से ढूंढिए, याद करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार हैं बच्चों तुलसीदास। तुलसीदास अच्छी तरह से याद कर लो। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? तो बच्चों कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। और क्यों है? क्योंकि जो कामायनी के जो कवि हैं, कामायनी जिसकी रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी ने। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इसीलिए जो कामायनी किस युग की मानी जाएगी? छायावादी युग की। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या है? तो देखिए, रीतिकाल का समय वहीं से शुरू होता है जहां से भक्ति काल का खत्म होता है। तो कहां से हुआ था भक्ति काल का समय? 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी। अच्छी तरह से याद कर लो। रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी। अब आपके लिए एक और सवाल है। अब आपको बताना है आदिकाल का समय क्या है। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आदिकाल का समय क्या है। भक्ति काल का जान लिया, रीतिकाल का जान लिया। अब आपने या आदिकाल का भी याद किया होगा, क्योंकि अब परीक्षा करीब है, आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके कि आदिकाल का समय क्या है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय क्या है? तो आधुनिक काल का समय बच्चों बहुत ही सरल है याद करना, क्योंकि ये जहाँ से रीतिकाल का समय खत्म होता है वहीं से आधुनिक काल का समय शुरू होता है। तो रीतिकाल कब से खत्म हो रहा है? 1868 से, यानी 1868, और वहीं से शुरू हो रहा है आधुनिक काल का समय। और निरंतर मतलब आज तक, अभी का जो समय है वो आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल जिसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है, उसकी किसी एक रचना और उसके रचनाकार का नाम बताइए। जो प्रमुख रचना है बच्चों आदिकाल की, जिसका नाम वीरगाथा काल है, उसके जो रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रबरदाई। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में आता है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि आदिकाल की या वीरगाथा काल की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो और उसके जो रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। या फिर इसलिए भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी एक रचना का नाम और उसके रचनाकार का नाम। तो पृथ्वीराज रासो और उसके जो रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना का नाम बताइए। तो जो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना का नाम है चित्राधार। अगला प्रश्न है, पल्लव वीणा लोकायतन किसकी रचना है? पल्लव वीणा लोकायतन किसकी रचना है? तो ये रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, जायसी मंझन नंददास कृतजन और इनमें से कौन से प्रेम आश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? तो बच्चों ये जो है नंददास प्रेम आश्रय शाखा के कवि नहीं हैं, क्योंकि ये हैं अष्टछाप के कवि। अगला प्रश्न है, छायावाद काल का समय बताइए। तो छायावाद का जो समय है बच्चों वो है 1919 से 1938 तक। 1919 से 1938 का जो समय है वो छायावाद काल का समय माना जाता है। अब आते हैं कि छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं वो कौन है, यानी जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के स्तंभ माने जाने वाले कवियों के नाम। यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि छायावाद के एक कवि का नाम, 2 कवि का नाम, या 3 का या 4 का। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से याद कर ले। इसमें से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं छायावाद से संबंधित कवियों से। एक तो 4 कवि जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं बच्चों कि पंत, निराला, प्रसाद, वर्मा, ये 4 जो हैं छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इसको याद करने का सरल तरीका यही है कि पंत, निराला, प्रसाद, वर्मा छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं या छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, यामा दीप शिखा किसकी रचना है? तो बच्चों यामा दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? तो बच्चों प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार रहा है वो है समाज सुधार। मतलब है बच्चों कि जब प्रगतिवाद में जो कवि थे जो अपनी कविताएं लिखते थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था कविता लिखने का, उसमें बहुत अधिक समाज सुधार होता था। तो इसलिए प्रगतिवाद का मुख्य आधार माना जाता है समाज सुधार। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली
के रचनाकार कौन हैं? तो बच्चों इन तीनों ही जो ये किताबें हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, जो कृतियां हैं, इनके रचनाकार हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर है बच्चों सूरदास की रचना। वैसे तो सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं आप सबसे अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि सूरदास की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। तो अन्य भी इनकी रचनाएं हैं, सूर साहित्य लहरी और सूर पचीसी और सूरसागर तो इनकी रचना है ही है। तो ये तीनों जो भी रचना है सूरदास की वो अच्छी तरह से याद कर लो। कोई एक रचना अगर पूछी जाती है तो आप उनके नाम से याद रख सकते हैं सूरसागर। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का समय क्या है? बच्चों द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से 1922 तक माना जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख लो। द्विवेदी युग बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो युग हैं, युग जरूर पूछे जाएंगे। तो द्विवेदी युग का जो समय है बच्चों 1900 से 1922 तक है, अच्छी तरह से याद कर लो। निम्न में सूफी काव्य की धारा के कवि हैं रसखान, रहीम, जायसी और देखिए बच्चों द्विवेदी युग का जो समय क्या है ये पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लोगो कि द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1922 ईस्वी तक का है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है। द्विवेदी युग का समय तो 1900 से 1922 तक। अगला प्रश्न है सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? रसखान है, रहीम है, जायसी है, नानक है। देखिए बच्चों सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जायसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? अब यहाँ पर नहीं बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। ये नहीं में ना बहुत गलती हो जाती है। नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है राम भक्ति शाखा का कवि। तो इसमें नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास और चतुर्भुजदास। तो बच्चों ये जो चतुर्भुजदास हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। बच्चों देखिए ये जो नाभादास हैं, तुलसीदास हैं और अग्रदास हैं, ये हैं राम भक्ति शाखा के कवि, और जो नहीं है वो हैं चतुर्भुजदास। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि चतुर्भुजदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो बच्चों जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो देखिए द्विवेदी युग के कवि हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाओं के नाम। तो बच्चों पहली रचना है भारत भारती और दूसरी है यशोधरा। अगला है कामायनी किसकी रचना है? अभी बताया था ऊपर, ये प्रश्न आया था कामायनी किसकी रचना है? तो इसकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, ये रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों प्रगतिशील संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे, किससे हुए थे? ग्राम्या से या स्वर्णधुली से या चिदम्बरा से या ग्रंथि से? कौन सी उनकी काव्य कृति है जिस काव्य कृति में वो किस ओर उन्मुख हो गए थे? समाजवाद की ओर। तो बच्चों इसका उत्तर है स्वर्णधुली। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में। इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बच्चों दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1951। अगला प्रश्न है किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए या नाम बताइए। तो एक प्रयोगवादी का जो कवि हैं उनको याद रखना बच्चों, जिनका बड़ा सा नाम है ऐसे करके याद रख लेना। सबसे बड़ा नाम वाले अगे जी, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं, वो एक प्रयोगवादी कवि हैं। अगला जो प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो जन्म है वो किस स्थान पर और कब हुआ था? तो बच्चों जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हरिऔध जी का जन्म हुआ था निजामाबाद में 1864 में। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो बच्चों रसिक प्रिया जो है रचना है केशवदास की। अगला प्रश्न है हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम के काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है पवन दूतिका और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो बच्चों पवन दूतिका और प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। बच्चों अगला जो प्रश्न है 43, ये गुंजन किसकी रचना है? बच्चों गुंजन किसकी रचना है? याद कर लीजिए, ये है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। गुंजन जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लो बच्चों, ये लिखने से छूट गया था इसीलिए इसे हाथ से लिखा है बच्चों। अब अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न 44, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है हिरोशिमा किसकी रचना है? तो बच्चों हिरोशिमा भी रचना है किसकी? अभी जिनका बड़ा सा नाम है, किसका नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे।
तो बच्चों इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा हो, 9th की हो, 10th की हो, फर्स्ट ईयर की हो या इंटर की हो, सभी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को सभी बच्चे याद कर लें और अपनी परीक्षा में, अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो उसका उत्तर लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तभी हमारी जो मेहनत है बच्चों वो सफल होगी, क्योंकि इन प्रश्नों को लिखने में बहुत समय लगता है, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से दिखाई दे, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हमें मेहनत करने में भी आनंद आता है, क्योंकि हमें आशा रहती है कि इसका लाभ बच्चों को ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों अगर आप इसका लाभ ले सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तभी इस वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो सार्थक होगा। तो बच्चों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं और जितने भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं सबका आपको जवाब देना है, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।